नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। आज रविवार है और आपके लिए एक एक्सक्लूसिव खबर ले लाया हूं और खबर है प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित। भारत को डीस्टेबलाइज करने वाला एक नंबर आ गया है, नया नंबर। डीस्टेबलाइज नहीं कहिए, आप कह सकते हैं कि भारत में रिजीम परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन के लिए बांग्लादेश में हो गया, नेपाल में हो गया, श्रीलंका में हो गया, इन सभी पड़ोसी देशों में हो गया। पाकिस्तान में भी एक प्रकार से रिजीम चेंज ही समझिए। पाकिस्तान में मौलाना मुनीर जो है वही सब कुछ संभाल रहा है। तो बहुत प्रेम से पाकिस्तान में रिजीम परिवर्तन हो गया। परिवर्तन जैसा समझिए आप, जो मौलाना मुनीर कह रहा है वही शहबाज शरीफ को करना पड़ रहा है और नवाज शरीफ का परिवार पूरी तरह से मौलाना मुनीर के सामने नतमस्तक है, उनकी एक नहीं चल रही है। तो पाकिस्तान में भी समझिए ये रिजीम चेंज हो गया। अफगानिस्तान में पहले ही हो गया था। अफगानिस्तान छोड़ने के पहले पूरे षड्यंत्र के साथ, पूरी तैयारी के साथ सब कुछ हो गया कि हम जाएंगे यहां से, तुम्हें हथियारों का जखीरा देके जाएंगे और जब हम जहां पर करेंगे कोशिश, वहां पर तुमको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अफगानिस्तान के साथ भारत की डिप्लोमेसी ने जबरदस्त जबरदस्त काम किया है और भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते मजबूत हुए हैं। तो सोचा कुछ था रिजीम परिवर्तन कराने वालों ने, हुआ कुछ और पाकिस्तान को आंख दिखाने के लिए अफगानिस्तान को खड़ा करके रखो और भारत को आंख दिखाने के लिए पाकिस्तान को खड़ा करके रखो और भारत को दूसरे तरफ से आंख दिखाने के लिए थोड़ा बहुत बांग्लादेश को खड़ा करके रखो। नेपाल में डिस्टेबलाइज कर दो, श्रीलंका में डिस्टेबलाइज कर दो, हर तरफ से भारत को घेर लो और उसके बाद भारत में रिजीम परिवर्तन का अभियान शुरू करो। आज का मैं बिग एक्सपोजे जो मैं लगातार कह रहा था कि भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे खतरे में पड़े, ये दुनिया भर की सबसे बड़ी इच्छा जिसको कहते हैं, जो ड्रीम है, वही है। और इस ड्रीम में अमेरिका सबसे आगे है, इंग्लैंड उसके पीछे है और हमारा पड़ोसी देश भी यही चाहता है। पड़ोसी देश का तात्पर्य है चाइना। उसकी भी यही इच्छा रहती है कि भारत में वोलेटिलिटी बनी रहे, तभी हमारी भी दाल गलेगी। और ये जो जियोपॉलिटिक्स है, इसको हमारे देश की जनता ठीक से समझ नहीं पाती है और उनके नैरेटिव में न जाने कैसे फंस जाती है। उन्होंने नया बैटरी तैयार किया है और वो बैटरी अपना काम कर रहा है। लेकिन अब जो रिजीम चेंज की जो फाइनल तस्वीर आई है, वो आपके कान खड़े कर देगा। और दुर्भाग्य से इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता, जिनका उस पार्टी के ऊपर इतने लंबे वर्षों से दबदबा कायम है, सभी बड़े नेताओं को उन्होंने किनारे लगा दिया। और आज से नहीं लगा रहे हैं, ये शुरुआत से लगा रहे हैं। अब उनकी संलिप्तता जो सामने आई है मित्रों, वो चौंकाने वाला है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भारत के एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के मुखिया वो वही इको करे जो रिजीम चेंज करने वाले का नैरेटिव है, या नैरेटिव नहीं, जो उनका ड्रीम है। वो चाहते हैं यही, उसी तथ्य को, उसी बात को हमारे देश के दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता इको करे, उसको रीइटरेट करे, उसको बढ़ाए। और अब तो खुलेआम वो बोल रहे हैं, खुले शब्दों में वो कह रहे हैं कि हम जैन जी को ये समझा देंगे, जैन जी को ये समझा देंगे कि वोट चोरी करके वर्तमान प्रधानमंत्री सत्ता में बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके सत्ता में बनी हुई है। ये उस दूसरी बड़ी पार्टी के नेता साफ साफ लोगों को समझा रहे हैं, कह रहे हैं
कि हम जेन जी को ये समझा देंगे। मतलब जो उनके दिल की बात है वो उनकी जुबान पर आ रही है और खुलेआम कह रहे हैं कि हम जेन जी को ये समझा देंगे और उसके लिए हमारे पास एविडेंस भी है। सारे एविडेंस इनके न तो कोर्ट में चली, न तो इलेक्शन कमीशन में चली। इनकी पार्टी के नेता, अब जो हालिया बयान आया है, उस बड़ी पार्टी के एक बड़े नेता ने एक जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हो रही है, जिस पार्टी की बैठक हो रही है, उस बैठक के एक दिन पहले का जो ट्वीट है, जो कभी उनके राजनीतिक गुरु माने जाते थे, वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से सीखनी चाहिए कि कैसे एक कार्यकर्ता उच्च कुर्सी तक पहुंच सकता है। और उन्होंने बाजाबता ट्वीट किया है, तस्वीर को ट्वीट किया है। नेता है माननीय दिग्विजय सिंह और तस्वीर को ट्वीट किया है वो जो नरेंद्र मोदी जी चरणों में बैठे हुए हैं लालकृष्ण आडवाणी के सामने। लालकृष्ण आडवाणी कुर्सी पर हैं, उसके सामने में नरेंद्र मोदी एक बतौर कार्यकर्ता वहां पर विराजमान है। उस तस्वीर को उन्होंने ट्वीट किया है और सीधा हमला बोला है कांग्रेस पार्टी पर। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन भूल जाइए, सुप्रीम कोर्ट भूल जाइए, अदालत भूल जाइए, उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं ये फर्जी बात करना बंद कर दीजिए। वोट चोरी का मामला ये झूठ है, इस झूठ को कब तक फैलाते रहेंगे? लेकिन एजेंडा कुछ और है। मित्रों, राहुल गांधी अभी जर्मनी की यात्रा करके लौटे हैं और जर्मनी में एक व्यक्ति जो इस पूरी पार्टी को तबाह कर रहा है और आज से नहीं, इनके पिताजी के जमाने से तबाह कर रहा है, उसका नाम है सैम पित्रोदा। सीआईए का घोषित एजेंट है सीआईए का। जॉर्ज सोरोस से पैसा लेने वाला है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा अमेरिका में रह करके एक एनजीओ चलाता है, आप सबको मालूम है। और वो सैम पित्रोदा अभी जर्मनी में जब राहुल गांधी पहुंचे थे तो उनकी बात जुबान पे आ गई और ये खेल खुल गया। खेल बहुत गहरा है मित्रों, बहुत गहरा। कल भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। सैम पित्रोदा ने कहा कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाए हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी ने एक मंच बनाया है। और वो अंतर्राष्ट्रीय मंच क्या है? एक वर्ल्ड डेमोक्रेटिक अलायंस, वर्ल्ड प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस ये बनी है और उसके अध्यक्ष बने हैं राहुल गांधी। और उन्होंने कहा है कि दुनिया के 110 देश इसमें शामिल हैं और पूरी दुनिया में हम डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए 110 देश इकट्ठे आए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत जबरदस्त सवाल उठाया कि 190 देश में से 110 देश में डेमोक्रेसी है ही नहीं, है ही नहीं। जो 54 टू 57 कंट्री जो इस्लामिक कंट्री है उसमें इक्का दुक्का डेमोक्रेसी के नाम पर, अन्यथा हर जगह या तो डिक्टेटरशिप है या राजशाही है। तो ऐसे 57 खत्म हो गए, 54 खत्म हो गए। उसके बाद जो बाकी बची है उसमें सेमी डिक्टेटरशिप है, कहीं राजशाही भी चल रही है और गिनती के 50, 60, 70 जो देश हैं वो सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब आप कल्पना कीजिए, सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि 110 देश हैं जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव अलायंस के हिस्सा हैं। देश ही नहीं है डेमोक्रेटिक, हिस्सा कौन हो गए? इसका मतलब कहीं कोई डिक्टेटर तो नहीं है, कहीं कोई राजशाही तो नहीं इनके अलायंस में है। क्या ये डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी? क्या ये राजशाही लाना चाहते हैं इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी? और इसके आधार हैं
जब डेमोक्रेसी इनसे जीत रही थी तो इन्होंने डेमोक्रेसी को सस्पेंड कर दिया। और सस्पेंशन क्या था, आपको बताने की जरूरत है नहीं। इमरजेंसी किस पार्टी ने लगाई? इसी कांग्रेस पार्टी ने लगाई। और वो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी प्रजातंत्र को बचाने के लिए 110 देश अब इकट्ठा आए हैं। कौन यकीन करेगा इनके ऊपर? एक और बात की जिक्र हुई है, जब पुतिन भारत आए थे तो राहुल गांधी कह रहे थे कि एक सामान्य कटसी होता है कि जब दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो अपोजिशन के नेता उनसे मुलाकात करने के लिए जाते हैं या उनकी मुलाकात की बात तय होती है। और इसमें जब आखिरी बार पुतिन जो अभी लास्ट जो दौरा हुआ है व्लादिमीर पुतिन का, उसमें इनको अपेक्षा थी कि राहुल गांधी के साथ पुतिन की मुलाकात होगी, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। एक बहुत ही स्टार्टलिंग रिवेलेशन है मित्रों। अब पुतिन को, मोसाद को, इजराइल के मोसाद को और रशियन खुफिया एजेंसी को क्या इन सारी बातों की जानकारी है? पुतिन की खुफिया एजेंसी को राहुल गांधी के बारे में कोई जानकारी है? इसीलिए वो लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बाद भी वो राहुल गांधी से नहीं मिलते हैं। क्या पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को इस सिलसिले में कोई ब्रीफिंग दी है कि राहुल की हॉबनॉबिंग किसी अन्य देश में किनके किनके साथ हो रही है? क्योंकि यह बेहद गंभीर मामला है। ये 110 का आंकड़ा यूं नहीं आ गया है। राहुल गांधी जर्मनी जाते हैं और जर्मनी में फ्रेडरिक एबर्ट एस्टबीटन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन को रसिया ने प्रतिबंधित किया है। उस ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में राहुल गांधी जाकर के शामिल होते हैं। तो क्या इस प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी पुतिन को थी? पुतिन ने किया है प्रतिबंधित, तो पुतिन को तो जानकारी होगी। लेकिन इस प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन में भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन जाकर के शामिल हो रहा है, वहां भाषण दे रहा है, क्या इसकी जानकारी रशियन खुफिया एजेंसी को पहले से थी? और इसीलिए रशियन खुफिया एजेंसी की सलाह पर पुतिन ने राहुल गांधी से मुलाकात नहीं की? कोई ना कोई तो वजह होगी। अब इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है। भारत सरकार ने कहा है कि साहब, हमारे यहां जो भी कोई मेहमान आते हैं उसकी मुलाकात सिर्फ हम ही तय नहीं करते हैं, मेहमान पर भी निर्भर होता है कि मेहमान किन किन से मुलाकात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हो रही है, राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हो रही है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात हो रही है। ये तो उनके शेड्यूल का हिस्सा है। ये दो देशों के बीच में द्विपक्षीय एग्रीमेंट से रिलेटेड जो जितने तथ्य हैं उसका हिस्सा है। हाँ, उसमें कई बार जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ करके या जो आइटिनरी है, जो फिक्स्ड प्रोग्राम्स हैं, उसके बियॉन्ड जाकर के कोई निमंत्रण दे दिया। जैसे प्रधानमंत्री के प्राइवेट डिनर पर आप चले गए, या जब प्रधानमंत्री गए थे रसिया तो प्रधानमंत्री ने स्वयं इस बात का जिक्र किया था, नरेंद्र मोदी ने, कि मैं जब पुतिन से मिलने के लिए गया तो हमारी मुलाकात रात्रि के 9 बजे तय नहीं थी, दूसरे दिन मुलाकात होनी थी। लेकिन यकायक फ्लाइट में ही यह संदेश पहुंचा, जब फ्लाइट लैंड किया उस वक्त ये संदेश पहुंचा कि पुतिन के साथ एक प्राइवेट डिनर में आपको जाना है रात 9 बजे। और फिर हम पुतिन के साथ रात्रि डिनर में गए और वो मुलाकात सुबह 4 बजे तक चली। ये स्वयं मोदी कह रहे हैं कि हम जब पुतिन से मुलाकात करके लौटे तो सुबह के 4 बज रहे थे जब हम अपने वापस होटल पहुंचे। अब ये कह रहे हैं कि मोदी ये शेड्यूल का हिस्सा नहीं था। मतलब इसकी जानकारी हमारे जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको नहीं थी कि प्रधानमंत्री रात 9 बजे ही पुतिन के साथ डिनर करेंगे, इसकी जानकारी नहीं थी। ये वहां जाने के बाद ये प्रोग्राम में तब्दीली हुई और हमको उनको मानना पड़ा, क्योंकि उनका आग्रह था कि आप आइए हमारे साथ डिनर कीजिए। अब ये जब डिनर होती है तो डिनर की बहुत बड़ी डिप्लोमेसी होती है।
उसी डिनर डिप्लोमेसी में बहुत सारी बातें एक प्रकार से हो जाती हैं। मतलब जब कोई दो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राइवेट डिनर पे मिलते हैं, तो जहां पर कि कैमरे सिर्फ आते हैं, फोकस वोकस हो गया, मीटिंग वूटिंग अगर बहुत जरूरी हुई तो कैमरा आया, नहीं तो कैमरा नहीं जाता है। मतलब वहां पर प्रेस की या जो प्रेसिडेंशियल जो प्रोटोकॉल होता है, जहां फोटोग्राफर होते हैं, वीडियोग्राफी की जाती है, उनको भी कई बार मना कर दिया जाता है कि आप इसमें शरीक नहीं हो, या जो वीडियो या फोटोग्राफ लिए जाते हैं वो पब्लिकली रिलीज नहीं किए जाते हैं, उसे मीडिया के कंजम्पशन के लिए नहीं रखा जाता है। ऐसा भी होता है। तो उस मुलाकात में जिसका जिक्र मोदी जी कर रहे हैं, उस प्राइवेट डिनर का हो सकता है कि बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे फोटोग्राफ आपको नहीं मिले हों, हो सकता है रिकॉर्ड हुए हों, फोटोग्राफ हुए हों, लेकिन ये प्रेरोगेटिव रशियन गवर्नमेंट की है कि वो इस फोटोग्राफ को, वो इस वीडियो को मीडिया कंजम्पशन के लिए रिलीज करती है या नहीं करती है। ये उनका प्रेरोगेटिव है, रशियन सरकार की प्रेरोगेटिव है, उसमें हम उनको दखल नहीं दे सकते हैं। भाई हमने इस फोटोग्राफर को बुलाया, अब ये फोटो मैं चाहता हूं कि आपका इंस्टाग्राम पर रिलीज हो जाए या फेसबुक पर रिलीज हो जाए या हम मीडिया को दे दें, ऐसा नहीं होता है। या ट्वीट कर दें, ट्वीट करना है नहीं करना है, एक्स पे डालना है नहीं डालना है, सामान्य मीडिया का जो लेगेसी मीडिया है, जो जनरल मीडिया है, उसको देना है या नहीं देना है, ये उस सरकार विशेष का प्रेरोगेटिव है। ये उनका अधिकार, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो पुतिन ने उस मुलाकात की जो वीडियो है या फुटेज है, अब थोड़े मोड़े उपलब्ध हैं, लेकिन 4 बजे तक मीटिंग होती रही, इसके फोटोग्राफ सामान्य कंजम्पशन के लिए उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर प्रधानमंत्री रसिया गए थे, तो जो बात रसिया और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में जो मुलाकातों का शेड्यूल था, उसमें यह प्राइवेट डिनर नहीं था। ठीक उसी प्रकार से जब यहां पर पुतिन आए तो प्राइवेट डिनर पर गए, लेकिन सरकार कह रही है कि पुतिन किनसे भारत में मुलाकात करेंगे, ये अधिकार सिर्फ सरकार का नहीं है कि सरकार वो तय करेंगे कि इनसे मिलिए इनसे नहीं मिलिए। वो ब्रीफिंग दे देंगे उनको कि भाई इनसे आपको मिलना चाहिए, इनसे आपको मिलना नहीं चाहिए, या इनसे अगर आप मिलेंगे तो हमारे देश के लिए क्या होगा। मतलब वो यहां पर आए और कहें कि हम देवबंद जाना चाहते हैं, देवबंद जाना चाहते हैं, तो भारत सरकार तय करेगी कि देवबंद भेजना है या नहीं भेजना है। मौलाना मदनी से मिलना चाहते हैं, तो मदनी से मिलना है या नहीं मिलना है, ये भारत सरकार तय करेगी। और उसमें भारत सरकार अपना तय करके बता देगी कि मौलाना मदनी से आपको नहीं मिलना है या मिलना है। आप समझ रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि हम जाना चाहते हैं देवबंद मुलाकात के लिए। सरकार ने कहा कि आप जाइए, लेकिन आप जा करके वहां से आकर के कोई पब्लिक टिप्पणी नहीं करेंगे। नहीं करने दिया उनको, कुछ भी नहीं करेंगे, आप जाइए, चुपचाप रहिए, चुपचाप मिलकर के आइए, कोई बात नहीं। फिर भारत सरकार ने कहा वो महिलाओं के साथ, महिला पत्रकारों के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते थे। भारत सरकार ने कहा कि आपको करना चाहिए, ये हमारी यहाँ की परंपरा है, आप हमारे मेहमान हैं, हमारी परंपरा को आपको मानना चाहिए। कोई दबाव नहीं दिया, एक बार ही भारत सरकार ने कहा, वो मान गए। और फिर महिला पत्रकारों के साथ उन्होंने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो तात्पर्य यह है कि भारत सरकार का यह कहना है कि पुतिन अगर राहुल गांधी से नहीं मिले तो उसके पीछे पुतिन का डिसीजन है, भारत सरकार का डिसीजन नहीं है। और अब खेल शुरू होता है कि पुतिन ने राहुल गांधी से मुलाकात क्यों नहीं की। क्या पुतिन को, क्या रसिया को राहुल गांधी के कृत्य के बारे में कुछ विशेष मालूम है? क्या राहुल गांधी ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जो भारत को पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सोरोस ने साफ कहा है कि हमने $1 बिलियन का फंड रखा है इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। और जो मुखर आवाज है, सोशल मीडिया पर जो आवाज है, वो दबे नहीं, उनको हम फंड करेंगे। ये सब चल रहा है। और सैम पित्रोदा को जब पूछा गया तो सैम पित्रोदा ने कहा कि आई डोंट केयर। उनको कहा कि आपका जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है, उन्होंने कहा आई डोंट केयर, आप बोलते रहिए। ये सैम पित्रोदा कह रहे हैं खुलेआम। जॉर्ज सोरोस एंटी इंडिया लॉबी को फंड कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है अपने ओपन सोसाइटी के माध्यम से। पूरी दुनिया इसको जानती है
और मैंने अपने देश के प्रधानमंत्री को उस वक्त चेताया था कि ये जो फर्जी बिल गेट्स है, ये बिल गेट्स और जॉर्ज सोरोस दोनों मित्र है। दोनों के फाउंडेशंस मिलकर के काम करते हैं। दोनों के फाउंडेशंस कोविड काल में फार्मा कंपनियों के साथ मिलकर के काम कर रही थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को कुछ सलाहकारों ने गलत सलाह दे दी। खैर, अब प्रधानमंत्री के पास सारी जानकारी पहुंच गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, यह भी पहुंच गई है। प्रधानमंत्री के बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर वहां घूम करके आ गए हैं। स्विट्जरलैंड के दावोस की हवा खा करके, गुलाबी हवा खा करके। अब खैर, उन मंत्रियों को उन्होंने किनारे किया है। कुछ लोग अभी भी शामिल हैं, लेकिन कुछ मंत्री को किनारे किया है। और मैंने उस वक्त कहा था आपको, ध्यान रखिए, ये हमारी जो तुलसी है ना मेरे आंगन की, उसमें कुछ गड़बड़ी मिली है। अब भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे रही है, देख रहे हैं, सरकार देख रही है। मैंने इशारा किया, आप बात समझ जाइए। वो जा रही थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भारत में रिजीम परिवर्तन के लिए फ्रंट फोरम है, और उसके पीछे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन खैर, भारत सरकार देर आयत दुरुस्त आयत। राहुल गांधी का जर्मनी में जा करके एक प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके भाषणबाजी करना, उनके आमंत्रण को स्वीकार करना, उनसे लगातार टच में रहना, और फिर सैम पित्रोदा का यह कहना कि 110 प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस हमने बना लिए 110 देशों का, यह साबित कर रहा है कि अब राहुल गांधी चुनाव के माध्यम से भारत में रिजीम परिवर्तन नहीं करा पा रहे हैं। वो हार रहे हैं हर जगह, जिसके बारे में उनकी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने ही ट्वीट किया है। और वो ट्वीट तब किया है जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है। उसके ठीक कुछ देर पहले उनका ट्वीट आया है, एक्स पे पोस्ट आया है, समझिए आप। और उसमें वो राहुल गांधी को सीधा सीधी चुनौती दे रहे हैं, दिग्विजय सिंह दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि स्वयं दिग्विजय सिंह से मेरी अंतरंग बातचीत हुई है कई बार, और उन्होंने कहा है कि मैं आखिरी समय तक कांग्रेस को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन संगठन को, अब वो बगावत है, ये खुली बगावत है, या चेतावनी है, या कांग्रेस पार्टी को करेक्ट करने का एक मेजर है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट बताता है कि उनकी पार्टी का बहुत बड़ा हिस्सा राहुल गांधी के इस कुप्रचार से सहमत नहीं है। और ध्यान दीजिए, ये इस बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब मोदी आए थे, जो विजय संबोधन था उनका, उसमें उन्होंने इशारा किया था कि कांग्रेस पार्टी टूटेगी, टूट के कगार पर है। क्या दिग्विजय सिंह क्या उस रास्ते पर जाएंगे? और आखिरी असॉल्ट जो कांग्रेस में होना है वो होकर रहेगा। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं लक्ष्मण सिंह, उनको कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित किया, और उन्होंने खुली बगावत कर दी थी कि कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है। अब लक्ष्मण सिंह की राह पर बड़े भाई दिग्विजय सिंह भी अब निकल पड़े हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत चतुर सुजान है दिग्विजय जी। मेरी बातचीत होगी तो मैं कोशिश करूंगा एक दिन दिग्विजय जी को ऑन एयर लाने के लिए भी, बातचीत करने के लिए भी, और जो बातचीत हमारी होगी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत चतुर सुजान है दिग्विजय सिंह जी, और दिग्विजय सिंह ने चतुराई से ये ट्वीट तो कर दिया है ऐन वक्त पे। इसका मतलब है कि दिग्विजय सिंह को कुछ और मालूम है। दिग्विजय सिंह को मालूम है कि राहुल गांधी अब देश की लड़ाई देश के माध्यम से नहीं लड़ना चाहते हैं। अब देश की लड़ाई अंतरराष्ट्रीय तरीके से लड़ना चाहते हैं, और ये गोलबंदी कर रहे हैं कुछ देश को जो भारत में रिजीम परिवर्तन के लिए काम करे। और इसीलिए सैम पित्रोदा खुलेआम कह रहा है कि इट हार्डली मैटर्स फॉर मी, हु केयर्स, कि हम जॉर्ज सोरोस के इसके पैसा लेते रहें और जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर के काम करें। मतलब जॉर्ज सोरोस की बात को इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी वो जस्टिफाई कर रहे हैं। तो क्या मोसाद, क्या CIA, क्या FBI, क्या MI6, कौन कहां कैसे मिला हुआ है,
मोसाद तो भारत में रिजीम परिवर्तन के लिए इस तरह से काम नहीं कर रहा है, लेकिन सीआईए और MI6 और वो संगठन जो प्रतिबंधित हैं, और ये पुतिन का राहुल से नहीं मिलना, ये संकेत कर रहा है कि राहुल निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसी गतिविधि में, कोई ना कोई ऐसी गतिविधि में ये शंका उत्पन्न कर रही है। मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन ये शंका उत्पन्न कर रही है कि राहुल किसी न किसी ऐसी गतिविधि में शामिल हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत में रिजीम परिवर्तन का खेल करना चाहती है। और राहुल गांधी के ये बयान कि मैं जेनजी को ये भाषा समझा दूंगा, ये सिमिलर स्टेटमेंट जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, उसी तरह का बयान। और इसीलिए राहुल गांधी को मालूम है कि बाकी फ्रंट पे हम मोदी से लड़ नहीं पाएंगे, तो ये भ्रम फैलाया जाए कि मोदी ने वोट चोरी कर ली है। वोट चोरी कर ली है मोदी ने। ना तो कोई पत्रकार स्वीकार कर रहा है, ना उनकी पार्टी का नेता स्वीकार कर रहा है, कोई चुनौती ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे पा रहे हैं, ना इलेक्शन कमीशन को ये करवा रहे हैं, लेकिन झूठा प्रचार, मनगढ़ंत प्रचार कर रहे हैं। एक वोटर का कंप्लेन नहीं है बिहार में, एक वोटर का, कि मेरा वोट कट गया है और मैं बोनाफाइड वोटर हूं, एक वोटर का। फिर भी ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ये नैरेटिव क्यों सेट कर रहे हैं? ये इंटरनेशनल 110 देश, जिसको फर्जी आंकड़ा है ये 110 का, लेकिन ये उन देशों को ये कहने में कामयाब हो रहे हैं कि देखिए हमने देश में जो है वोट चोरी का नैरेटिव सेट कर दिया है और अब जेनजी तक इसे पहुंचाना है। और इसके लिए जो सोशल मीडिया पर इनके बिके हुए दलाल पत्रकार है, वो पत्रकार बिल्कुल नहीं है, वो कांग्रेस के आर्मी है, वो कांग्रेस के आर्मी है। मैं अगर ये बात कह रहा हूं तो मुझे बीजेपी पैसा नहीं दे रही है, और ना ही बीजेपी से मेरा कोई संपर्क है। मैं उसी तरीके से कांग्रेस नेताओं से संपर्क में हूं, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क में हूं। लेकिन कांग्रेस समर्थित जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उसकी तो पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है। आप सब जानते हैं, पब्लिक डोमेन में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आजकल उन्हीं लोगों के बीच में तकरार चल रहा है, लड़ाइयां चल रही हैं। अब ये फंडिंग का झगड़ा है या कुछ वहां पर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो रहे हैं, लेकिन हो रहा है। बड़ी शिद्दत से उनको फंड किया जा रहा है। पार्टी के वर्कर उनके वीडियोस को लेते हैं, उसको बढ़ाते हैं। तो इस तरह से एक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बहुत डिविसिव रोल प्ले कर रही है। और ये मेरे मित्र आईटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने बहुत पहले कह दिया था, 5-6 साल पहले, कि आने वाले दिनों में और ये एग्रीवेट होगा। तो बाय हुक एंड क्रूक मैं हैरान हूं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपको बहुत सारे मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों पर आप जन समर्थन खड़ा कर सकते हैं। आपको 110 देशों का दरकार पड़ रहा है, और फर्जी वो भी आंकड़ा। आपको दुनिया के अन्य देशों में जाकर के कहना पड़ रहा है कि भारत में हम स्टेट से लड़ रहे हैं, वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी को हराने के लिए आपको दूसरे देशों में जाकर के बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने देश में लड़ सकते हैं नरेंद्र मोदी से। और अगर आपको मुद्दे कम लग रहे हैं तो मुझे बताइए, मैं मुद्दे दूंगा जिस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं दे पाएंगे वो। आप लड़ नहीं रहे हैं, आप अपने देश का मान सम्मान गिरवी रख रहे हैं, और ये एक दिन आपके ही खिलाफ जाएगा। क्योंकि अब ये जो जेनजी है ना, उसके सामने, आप तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, लेकिन जेनजी के सामने सारे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। वो सारे इंफॉर्मेशन को अपने साथ पढ़ता है, उसको रिसर्च करता है, और सही गलत को वो डिकोड कर लेता है। केवल आपके नैरेटिव मात्र को डिकोड नहीं करेगा। हाँ, एक वर्ग है जो मोदी से घृणा करता है, उसमें आप कुछ भी बोल देंगे तो वो मोदी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन वो वर्ग भी अब ये बात समझने लगा है कि बिना किसी वजह के मोदी से घृणा का कोई कारण नहीं है। मोदी हमारे लिए उस तरह का घृणा का काम नहीं कर रहा। फैला रहे हैं, पत्रकार कह रहे हैं देश में अल्पसंख्यक खतरे में है, सड़क पर लिंचिंग हो रही है, देश रहने लायक कहीं कुछ नहीं है, लेकिन वो इस तरह से जोर जोर करके मीडिया में आकर के बोल रहे हैं। तो ये जो नया चलन शुरू हुआ है 110 को लेकर के रिजीम परिवर्तन का, नहीं हो पाएगा। आप कोशिश कर लीजिए,
कोशिश कर लीजिए, क्या करेंगे आप? और मैं कहता हूं कि आज अगर नरेंद्र मोदी कुछ गलत काम कर भी रहे हैं, तो वो सिर्फ आपकी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि साख विहीन अपोजिशन लीडरशिप नरेंद्र मोदी को निरंकुश भी बना रही है, निरंकुश बना भी देगी। क्योंकि अगर इस तरह के साख विहीन नेतृत्व रहा हमारे यहां, और यह दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे नेता अपोजिशन को नेतृत्व दे रहे हैं। साहब, एक वीडियो वायरल हो रहा है मुंबई का, साली के साथ एक विधायक, और बिहार में। अभी ये महागठबंधन के वो नेता हैं। खैर, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी और ये वो कोई सब एक समान है, लेकिन वो संजोग से महागठबंधन के नेता हैं। वो साली के साथ वीडियो बना करके वायरल कर रहे हैं। इस तरह के चरित्रहीन नेता के सहारे आप चाहते हैं देश को नेतृत्व देने का, तो देश बेवकूफ है, आप गलतफहमी में हैं। जेन जी आपके बहकावे में नहीं आएगा, और आप 110 क्या 190 का आंकड़ा ले आइए, इस तरह से भारत में रिजीम परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप रिजीम परिवर्तन करना चाहते हैं तो जनता के बीच जाइए, अपने साख को स्थापित कीजिए, सरकार को जिन मुद्दों पर घेरना चाहिए उन मुद्दों पर घेरिए, एक जिम्मेदार अपोजिशन की भूमिका निभाइए, आपको जन समर्थन मिलेगा। सहम पित्रोदा के साथ जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो अपनी दुकान चला रहा है। वो अमेरिका में बैठ करके पूरी दुनिया से आपके नाम पर अपनी दुकान चला रहा है, पैसा ले रहा है, अय्यासी कर रहा है, घूम रहा है। What is his caliber? He's a nonsense guy. He's absolutely a nonsense guy. और उसको आप कह रहे हैं कि बाप हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी के जनक, और ये इस महाशय की बुद्धि बहुत लिमिटेड है, आप उनके चक्कर में पड़े हुए हैं। तो पता नहीं, आप अपने दादाजी से सीखिए, दादी से नहीं, अपने दादाजी से सीखिए, फिरोज गांधी से। He was man of कॉमन मैन। उनमें वो लड़ाकापन था। वो अपनी ही सरकार के खिलाफ कहीं 110 देशों के साथ अलायंस करने नहीं जाते थे, अपनी ही सरकार के खिलाफ बिगुल बजाते थे। तो उनसे सीखिए। दुर्भाग्य है, ये जो 110 का आंकड़ा है ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये वर्ल्ड डेमोक्रेटिक अलायंस कुछ नहीं होगा। आप जर्मन के प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के बोलते रहेंगे, पुतिन साहब समझते हैं आपको, पुतिन साहब आपसे मुलाकात किए नहीं। आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके का आपका व्यवहार रहा तो आप अपनी साख खो देंगे, और ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि देश मजबूत अपोजिशन के अभाव में चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।